स्टूडेंट, अभी मैं आपको उसी का 12th का जो आपका टॉपिक रह गया था एटलीस्ट उसी का आगे कवर करा रही हूँ। इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको जो है हमारी इकोनॉमिक के जो 4 सेक्टर्स होते हैं एटलीस्ट वो एक्सप्लेन किए थे। उसमें सबसे पहला था आपका प्रोड्यूसर सेक्टर्स जिसमें प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन्वॉल्व थी। सेकंड था आपका हाउस होल्ड सेक्टर्स जिसमें टोटल कंज्यूमर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। एंड थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर्स जिसमें हमने गवर्नमेंट की टोटल एक्टिविटीज़ को ली थी। और उसके बाद नेक्स्ट था एक्सटर्नल जिसमें हमने लिया था अब्रोड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को लिया जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उनको भी हमने इंक्लूड किया था। तो दीज आर द 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब हेयर आई वांट टू एक्सप्लेन यू इंटर सेक्टर फ्लो कि रियल में दीज 4 सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर। ये जो 4 सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी के दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं फॉर ईच एंड एवरीथिंग्स, हर चीज के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। देन इस डिपेंडेंस के बिहाफ पे जो होता है कुछ फ्लोएशंस होता है, कहीं सर्विसेज का होता है, कहीं मनी का होता है, कहीं गुड्स का होता है, बट कुछ ना कुछ फ्लो इन सेक्टर में आपस में एक्सचेंज होता रहता है, अलग अलग फॉर्म में होता है। एक सेक्टर जो प्रोड्यूस करता है वो दूसरे को देता है, दूसरा उसके लिए कुछ और देता है, तीसरा जो होता है वो कुछ और देता है और चौथा दो मिलकर के फिर फोर्थ सेक्टर को कुछ ना कुछ देते हैं। तो यहाँ पर एक इन सेक्टर के बीच में एक इंटर सेक्टरल फ्लो चलता रहता है, आपस में एक दूसरे से कुछ लेने का और एक दूसरे को कुछ देने का जो है वो फ्लोएशन हमारी इकोनॉमिक में चलता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको इन तीनों सेक्टर्स की जो डिपेंडेंस है वो बता रही हूँ कि रियल में ये जो सेक्टर जो मैंने आपको इससे पहले बताया दीज आर डिपेंडेंस टू ईच अदर, then the dependence is known as intersector dependence, and on the behalf of intersector dependence there are the intersectors flow। जब वो डिपेंड है इसलिए वहां पर कुछ फ्लो हो रहा है आपस में। तो सबसे पहले देखिए हाउस होल्ड सेक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले वाले उसमें। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स के थ्रू क्या होता है, टोटल हमने इसमें कंज्यूमर को लिया था कि हमारी इकोनॉमिक में जितने भी कंज्यूमर अवेलेबल है दीज आर इंक्लूडेड इन द हाउस होल्ड सेक्टर्स। तो ये जो कंज्यूमर भी नहीं, इट मे बी पॉसिबल कि उनमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस भी अवेलेबल हो। तो सबसे पहले हाउस होल्ड इज डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर। सबसे पहला मैं सपोज कीजिए हाउस होल्डर हूँ, देन आई एम टोटली डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर। जैसे मैं इस चीज़ के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंड हूँ, मैं मेरे कुछ भी जो चीज़ जो भी होती है, सपोज कीजिए ये ब्लैक वाइट बोर्ड ले रही हूँ तो इसके लिए भी मैं प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड थी, मोबाइल के लिए भी मैं जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए मैं प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड हूँ। देन हाउस होल्ड इज टोटली डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहता है बिकॉज प्रोड्यूसर प्रोवाइड हिम गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर करके हाउस होल्ड सेक्टर्स को प्रोवाइड करता है जिससे वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, तो सबसे पहला प्रोड्यूसर का रोल होता है क्योंकि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। देन हाउस होल्ड डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड होता है वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर। जो डिफरेंट टाइप्स की हमारी जो यूनिट्स होती है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, उनके थ्रू जो है गुड्स भी प्रोड्यूस किया जाता है और सर्विसेज भी प्रोड्यूस की जाती है। तो फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड, प्रोड्यूसर इज डिपेंड अपॉन द हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर्स फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से निकल करके आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर से ही निकल करके आएगा इन द फॉर्म ऑफ सपोज कीजिए आपको लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, देन टोटली प्रोड्यूस बाय हाउस होल्ड सेक्टर। ये हाउस होल्ड सेक्टर बनाएगा तब आप दोगे, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। अगर मैं सेविंग करूँगी तो कैपिटल कलेक्ट होगी, अगर मैं कहीं काम करूँगी तो मैं मेरा फिजिकल जो है वो वर्क दूंगी वहाँ पर। तो प्रोड्यूसर इज डिपेंड अपॉन हाउस होल्ड फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर्स पे डिपेंड रहेगा क्योंकि उसको जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे वो हाउस होल्ड सेक्टर से ही मिलेंगे। उसके बाद आता है गवर्नमेंट डिपेंड ऑन बोथ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। अब हमारी जो गवर्नमेंट है इट इज़ टोटली डिपेंड बोथ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड, वो प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड है और हाउस होल्ड पे भी गवर्नमेंट जो है वो डिपेंड है फॉर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू कलेक्ट होगी वो यहीं से कलेक्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और नॉन टैक्स भी हम देते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर में बहुत से ऐसे होते हैं जो नॉन टैक्स रेवेन्यू देते हैं, प्रोड्यूसर में भी जो स्मॉल प्रोड्यूसर है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं, और जो हायर कैटेगरी के हैं प्रोड्यूसर्स वो टैक्स रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। देन गवर्नमेंट इज टोटली डिपेंड अपॉन दीज टू सेक्टर्स
फर्स्ट है आपका हाउस होल्ड और सेकेंड आपका प्रोड्यूसर। ये दोनों गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आते हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, कभी हम फीस के रूप में देते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं। बहुत सी सर्विसेज जब हम गवर्नमेंट की हायर करते हैं तो उन सर्विसेज का हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास इनकम आ जाती है। नेक्स्ट, बोथ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड इज डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट। अब प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड इज टोटली डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट। हम भी कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं। गवर्नमेंट पे डिपेंड किस लिए रहते हैं? फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हम उन सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं। इसमें एग्जांपल किसी का भी ले लो, हेल्थ का ले लो, आप एजुकेशन का ले लो, लॉ का ले लो, ऑर्डर का ले लो, सेफ्टी का ले लो, बहुत सारी फैसिलिटीज है जो हमें गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होती है। ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, तो बोथ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड डिपेंड ऑन गवर्नमेंट फॉर देयर सर्विसेज। तो ये जो हो गया, ये 4 सेक्टर्स की आपस में क्या होगी, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होगी। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो टोटली किसी पर डिपेंड नहीं है, हर सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड है। रिसोर्सेज लेते हैं, अपना काम करते हैं और रिसोर्सेज देते हैं। तो इंटर सेक्टर डिपेंडेंस लीड टू इंटर सेक्टरल फ्लो। अब इनकी जो डिपेंडेंस होती है, इंटर सेक्टर डिपेंडेंस लीड टू फ्लो ऑफ इंटर सेक्टर। तो जब इनकी डिपेंडेंस होगी तभी इनमें जाकर के कुछ फ्लो होगा, चाहे वो कमोडिटी का हो, चाहे गुड्स का हो, चाहे सर्विसेज का हो, चाहे किसी का भी हो। तो ये तो मान के चलो कि ये जब इंटरडिपेंडेंस है तो ही इनमें फ्लो हो रहा है। अब समटाइम दिस फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट मे बी पॉसिबल कि ये जो फ्लोएशन हुआ हो, ये जो रिलेशनशिप हो, इट इज बेस्ड ऑन मनी, देन इट इज नॉन एज मनी फ्लो। अगर हमारी डिपेंडेंस मनी पर है, हम एक दूसरे को फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ट्रांसफर कर रहे हैं, देन इट इज नॉन एज मनी फ्लो। तो हम उसको क्या कहेंगे, मनी फ्लो कहेंगे। एंड इफ द इंटरडिपेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, और सपोज कीजिए कि हमारी एक दूसरे पर जो डिपेंडेंस है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन इट इज नॉन एज रियल फ्लो। तो अभी मैंने आपको चारों का फ्लो बताया। अब आपको देखना है कि कहाँ फ्लो मनी का हो रहा है और कहाँ फ्लो गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है। अगर फ्लोएशन जो है, हमारी जो डिपेंडेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ मनी है, देन इट इज नॉन एज मनी फ्लो। और अगर हमारी डिपेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, देन इट इज नॉन एज रियल फ्लो। तो यहाँ तक का आपके समझ में आ गया। अब आता है रियल फ्लो। नेक्स्ट है आपका रियल फ्लो। तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग वेरियस सेक्टर्स। जितने भी मैंने आपको ये 4 सेक्टर्स बताए, इनमें जब फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज का, कि ये एक दूसरे को कमोडिटीज दे रहे हैं और कमोडिटीज दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं, देन इट इज नॉन एज रियल फ्लो। तो हम उसको क्या कहेंगे, रियल फ्लो को कहेंगे। और यहाँ पर जो रियल फ्लो होता है वो एक दूसरे से होता है। यहाँ से प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को जाता है और हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर्स को जाता है। तो यहाँ पर एक जो है डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में। सपोज कीजिए दिस इज द प्रोड्यूसर ग्रुप एंड दिस इज हाउस होल्ड ग्रुप। तो जो फ्लो होता है वो किस स्टाइल से होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो क्या दे रहा है, यहाँ पर हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। गुड्स की सप्लाई कर रहा है। प्रोड्यूसर किसकी सप्लाई कर रहा है, प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स प्रोड्यूस कर करके और वो आपको यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। और हाउस होल्ड बदले में इनको क्या दे रहा है, हाउस होल्ड जो है वो आपकी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। हाउस होल्ड आपको यहाँ क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। इन द फॉर्म ऑफ लैंड दे सकता है, लेबर दे सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप दे सकता है। तो ये ट्रांसफर इस स्टाइल से होगा। देखिए यहाँ पर एज्यूम किया गया है कि इकोनॉमी जो है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी है। इकोनॉमी कौन सी है हमारी, ओनली 2 सेक्टरल इकोनॉमी है। तो 2 सेक्टरल इकोनॉमिक में जो फ्लोएशन होता है वो किस स्टाइल से होगा, तो सबसे पहले यहाँ से फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और फिर यहाँ से फ्लो होगा, इन्होंने गुड्स प्रोड्यूस कर करके हाउस होल्ड को दिया। प्रोड्यूसर ने क्या किया, गुड्स प्रोड्यूस किया, कमोडिटी प्रोड्यूस की और वो हाउस होल्ड को दे दी। और हाउस होल्ड ने बदले में क्या दिया, प्रोड्यूसर को कुछ फैक्टर सर्विसेज दे दी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, किसी भी फॉर्म में है कुछ फैक्टर सर्विसेज जो है इसके थ्रू वहाँ पर उसको अवेलेबल करा दी। तो ये जो फ्लो है इन दोनों का चल रहा है। इस फ्लो को हम कहेंगे, रियल फ्लो को कहेंगे। यहाँ पर मनी में कैलकुलेशन नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर मनी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, कहीं भी पैसा नहीं आया, इन्होंने भी गुड्स दिया और इन्होंने सर्विसेज दी, तो इस फ्लोएशन में मनी नहीं आई।
सो इट इज़ नॉन एज रियल फ्लो, इसलिए हम इसको रियल फ्लो कहते हैं। यहाँ से ट्रांसफ़र होकर हाउस होल्ड को आया है और हाउस होल्ड से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पर गया है, तो ये कहलाता है आपका रियल फ्लो जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट फ्लो आता है आपका मनी फ्लो। देन मनी फ्लो में होता है फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम अमंग वेरियस सेक्टर। जितने भी जो सेक्टर्स हैं उसमें फ्लो तो होता है, लेकिन फ्लो किसका होता है, इन द फॉर्म ऑफ मनी है, वहाँ पर वो फ्लो होगा। तो जब मनी इंक्लूड होती है, कैलकुलेशन मनी में होती है, ट्रांजेक्शन जो है वो मनी में होता है, देन दिस फ्लो इज नोन एज मनी फ्लो। सपोज कीजिए कि पेमेंट जो है वो प्रोड्यूसर्स को दिया जाता है हाउस होल्ड के लिए। पेमेंट जो है वो प्रोड्यूसर देता है हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर पेमेंट क्यों देता है, फॉर देयर सर्विसेज, क्योंकि उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन की प्रोसेस में अपनी सर्विसेज दी है। तो यहाँ पर पेमेंट जो होगा वो प्रोड्यूसर के थ्रू होगा हाउस होल्ड को इसलिए होगा कि उन्होंने किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। और हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को होगा, हाउस होल्ड से वापस किसको मनी का फ्लो होगा, प्रोड्यूसर का होगा, फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर करके दिए, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर करके दिए। देखिए पहला जो फ्लो था वहाँ पर मैंने आपको बताया कि इन्होंने गुड्स दिया और इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, तो कहीं भी मनी का नाम नहीं आया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, पेमेंट दे रहा है। क्यों, क्योंकि उसने प्रोडक्शन को करने में काम किया है, और हाउस होल्ड वापस प्रोड्यूसर को पैसा दे रहा है क्योंकि उसने उसको क्या दी है, गुड्स एंड सर्विसेज दी है। तो इसका भी डायग्राम होगा, लेकिन जस्ट थोड़ा सा रिवर्स होगा। वापस यही टू सेक्टर है, ये प्रोड्यूसर है और ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर है। तो सबसे पहले देखिए कि हाउस होल्ड के थ्रू जो है वो एक्सपेंडिचर किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। किसके लिए किया जा रहा है, परचेज ऑफ गुड्स। इसने जो गुड्स प्रोड्यूस किया तो हाउस होल्ड जो है वो यहाँ पर ये कर रहा है, और ये वापस इसको क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है फॉर देयर सर्विसेज। ये उसको वापस क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है फॉर देयर सर्विसेज। तो यहाँ जो हुआ, देखो यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया किस पर, इसके थ्रू जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, और फिर इसने जाकर के इसको पेमेंट किया। तो ये बिल्कुल जस्ट रेसिप्रोकल है। रियल फ्लो इज रेसिप्रोकल ऑफ मनी फ्लो। वहाँ यहाँ से यहाँ हुआ था और यहाँ से वहाँ हुआ था, लेकिन इसमें पहले यहाँ से यहाँ जा रहा है और उसके बाद वापस यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप है थोड़ी सी जो है वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मनी फ्लो क्या होता है और रियल फ्लो क्या होता है। मनी फ्लो में मनी का ट्रांसफर होता है और रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। अब है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि रियल में जो इनकम का फ्लो होगा वो एक सर्कुलर वे में होगा। अब कभी कभी यह होता है कि मनी फ्लो आर अपोज ऑफ रियल फ्लो, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है कि मनी फ्लो इज अपोजिट टू द रियल फ्लो। तो ये आपको यहाँ पर वापस देखना है कि वहाँ पर जो ट्रांसफर हुआ था वो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को हुआ था और वापस हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को किया था। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है वो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को होता है और उसके बाद प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को आता है। सो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, या दिस इज द अपोजिट ऑफ दिस। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, की रियल में जो इनकम का फ्लो है वो एक सर्कुलर वे में चलता है। हमारी इकोनॉमिक की जो 3 एक्टिविटीज़ है दीज आर नेवर स्टॉप। इकोनॉमिक में देखो इनकम का फ्लो क्या होता है, एक सर्कुलर वे में चलता है। अब एंडिंग कहाँ से हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, वी डोंट नो। तो फ्लो ऑफ इनकम ऑफ 3 एक्टिविटीज़ आर नॉट स्टॉप, की इकोनॉमिक में जो है वो 3 एक्टिविटी होती है वो कभी नहीं रुकती है। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकेंड जो है हमारा वो है जनरेशन ऑफ इनकम, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर। 3 एक्टिविटी है इकोनॉमिक की। पहली आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, वो भी नहीं रुकती है। दूसरी है जनरेशन ऑफ इनकम, की हमारी जो टेंडेंसी होती है इनकम जनरेट करने की वो स्टॉप नहीं होती है। और थर्ड है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर भी हमारा कभी भी नहीं रुकता है। एक्सपेंडिचर जो चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो या कंजम्पशन की फील्ड का हो, नेवर स्टॉप। तो these 3 activities are never stop in any economy, and these 3 activities are the lifeline of any economy. हम कुछ भी कह सकते हैं, these are the pillar of any economy, या these are the
बेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, तो ये तीनों जो है वो किसी भी इकोनॉमिक के बेस है। प्रोडक्शन है आपका, इनकम जनरेशन की टेंडेंसी है और एक्सपेंडिचर की टेंडेंसी है। तो ये जो तीनों होते हैं वो हमारी इकोनॉमिक का बेस होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक सर्कुलर वे है वो जो है वो बना करके बताऊंगी कि सपोज कीजिए एक सर्कुलर फ्लो है। यहाँ पर सबसे पहले है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ आपके प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। उसके बाद जो है वो हो रही है जनरेशन ऑफ इनकम, यहाँ पर आकर के क्या हो रही है आपकी इनकम जो है वो जनरेट हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर जाकर के जो होगा वो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है और एक्सपेंडिचर से अगेन वापस आपका प्रोडक्शन चल रहा है। तो द ये है थ्री फेसेस ऑफ इकोनॉमिक की, कि सबसे पहले किसी इकोनॉमिक में अब सबसे पहले क्या हुआ ये हम नहीं कह सकते कि फर्स्ट क्या हुआ, बट ऐसा अज्यूम किया जाता है कि फर्स्ट इज प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हुआ, देन किसकी जनरेशन हुई, इनकम की हुई, नेक्स्ट इनकम आते ही आपने एक्सपेंडिचर किया और आपके एक्सपेंडिचर से अगेन प्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो इनकी बिगनिंग और एंड का जो पॉइंट्स है उसका इवेल्युएशन या उसकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही मुश्किल है। हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक में कौन सी एक्टिविटी जो है वो स्टार्टिंग में आई है और कौन सी जो है एक्टिविटी वो हमारी सबसे लास्ट में आई है। अब सबसे पहले हम लेते हैं इसमें प्रोडक्शन जो एक्टिविटीज़ आपकी पेस ऑफ प्रोडक्शन, कि हम प्रोडक्शन को ले लेते हैं जो हमारी इसको फर्स्ट एक्टिविटी माना गया है। देन प्रोडक्शन इज द फील्ड ऑफ प्रोड्यूसर्स, ऑलमोस्ट ये प्रोड्यूसर्स के लिए किया जाता है। हमारी इकोनॉमिक में जितनी भी फर्म्स होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होता है, डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कमोडिटीज और सर्विसेज जो है वो हमें प्रोड्यूस करके देते हैं। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है इट इज़ वैल्यू एडिशन। ये कौन सा काम करते हैं, वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। एज ए रॉ मटेरियल लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं उसका वो शेप कन्वर्ट कर करके उसको फिक्स गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या लोअर प्राइस वाली कमोडिटी को हायर प्राइस में कन्वर्ट करने की इनकी टेंडेंसी होती है इस प्रोडक्शन सेक्टर्स की। तो ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर्स होता है ये वैल्यू एडिशन का काम करता है किसी भी कमोडिटीज़ की। सपोज कीजिए कि मेरे पास वुड थी वो 5000 की थी, वुड क्या थी, सपोज कीजिए मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास वुड थी वो 5000 की थी, और जब मैंने उससे फर्नीचर या चेयर कुछ बनाया तो मैंने उसको मार्केट में क्या किया, मैंने उसको 10,000 में सेल कर दिया। तो मेरे थ्रू जो वैल्यू एडिशन की गई वो कितने की होगी, 5000 की होगी। तो सबसे पहला जो वर्क होता है इनका ये वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। अब ये इस वैल्यू एडिशन के लिए क्या करते हैं, परचेज करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर हायर, या तो खरीद लेते हैं या किराए पर ले लेते हैं। किराए पर किसको लेते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेते हैं, क्योंकि विदाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इनके थ्रू जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, सपोज कीजिए लैंड हो सकता है आपका, लेबर हो सकता है आपका, कैपिटल हो सकती है, एंटरप्रेन्योर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करते हैं इस वैल्यू एडिशन के लिए इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं, और इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को हायर कर करके इनका यूटिलाइजेशन किसके साथ करते हैं, नॉन फैक्टर रिसोर्सेस के साथ यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो फैक्टर होते हैं इनका यूटिलाइजेशन नॉन फैक्टर रिसोर्सेज के साथ करते हैं। तो नॉन फैक्टर रिसोर्सेज में हमने यहाँ पर लिया है रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल के साथ इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, और रॉ मटेरियल का इनके साथ यूटिलाइजेशन कर करके ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये गुड्स और सर्विसेज जो होती है वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, और उनकी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मीन्स उसका कोई दी एंड नहीं होता है, इट मीन्स प्रोडक्शन की प्रोसेस का भी कोई दी एंड नहीं होता है। तो सबसे पहली जो पेज थी वो हमारी थी इसकी प्रोडक्शन की फेस, की कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ और हमारा कहाँ तक चला। तो दिस इज पेस ऑफ इनकम। नेक्स्ट आता है इसके बाद पेस ऑफ इनकम, कि हर जो होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्क करता है, और उस वर्क को करने के बाद उसको जो वहाँ से कुछ रिटर्न जो है वो जनरेट होता है, देन दिस रिटर्न इज नॉन एज इज इनकम, उसको हम उसकी इनकम के नाम से देते हैं।
तो जो भी प्रोड्यूसर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है, सपोज कीजिए कि उसने लैंड ली तो वो आपको क्या देगा, रेंट देगा। अगर उसने कैपिटल लिया तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर किसी को लेबर को हायर किया है तो उसको वो वेजेस देगा। तो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का उसका अपना एक रिवॉर्ड होता है, वो रिवॉर्ड उसको मिलता है, उसको उसकी रिटर्न बोलते हैं। एंड दिस रिटर्न इज नॉन एज इन इकोनॉमिक इज इनकम, उसको हम इनकम कहते हैं। तो सेकंड जो पेस आता है हमारा वो इनकम का आता है, और इनकम जनरेशन कंटिन्यूस चलता है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी एटलीस्ट उतनी ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकम जनरेट होगी। तो अगर आपको हायर प्रोडक्शन करना है तो हायर इनकम देनी है, और लोअर प्रोडक्शन करना है देन लोअर इनकम। देन थर्ड आती है पेस ऑफ एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पेस आती है सबसे लास्ट वाली, इट इज़ नॉन एज एक्सपेंडिचर। अब अगर हमारे रिसोर्सेज के पास कुछ इनकम है, अगर मेरे पास कुछ वेल्थ है, इनकम जनरेट हुई है, तो एटलीस्ट मैं एक्सपेंडिचर जरूर करूँगी। कंजम्पशन मेरी टेंडेंसी है, डिमांड मेरे पास एवरी टाइम अवेलेबल रहती है। तो मेरे थ्रू जो भी स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी मैंने एक्सपेंडिचर किया है किस पर, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पर, तो जो भी मेरा एक्सपेंडिचर होगा इट इज़ नॉन एज कंजम्पशन हो सकता है, इट में भी पॉसिबल, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। इट में भी पॉसिबल कि मैंने कोई कंज्यूमरेबल गुड्स जो है वो परचेज की हो मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या सपोज कीजिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स परचेज किया हो किसी अदर एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए। तो ये मेरे थ्रू जो दो टाइप्स के एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, इनकम, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये सब जो इंक्लूड किए जाएंगे वो पेस ऑफ एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किए जाएंगे। अब कीजिए हायर द एक्सपेंडिचर, सपोज कीजिए कि मेरा ये एक्सपेंडिचर हायर है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंडिचर करते हो, देन इट इंक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड। तो वो इकोनॉमिक में क्या होगा, डिमांड का लेवल हायर हो जाएगा, और जैसे ही डिमांड हायर हुई इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का लेवल जो है वो आएगा, और नॉन स्टॉप ये एक्टिविटीज़ चलती जाएगी। तो आप देखिए पूरा जो फ्लो था वो चलता जा रहा है। सबसे पहले आपका प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से आपका इनकम हुआ, और इनकम से वापस आपका एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर से अगेन इनकम, इनकम से अगेन। तो ये जो है सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा, कहाँ एंडिंग होगी और कहाँ स्टार्टिंग होगी उसको इवेल्युएट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए एक मॉडल दिया गया है, सर्कुलर फ्लो मॉडल। एक सर्कुलर फ्लो मॉडल जो है वो प्रोवाइड किया गया है। इसमें एजम्पशंस ये है कि देयर आर टू सेक्टर इकोनॉमिक, या देयर आर ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमिक, कि इकोनॉमिक में टू सेक्टर ही है। अब ये जो सर्कुलर फ्लो आपको बता रहा है कि किस स्टाइल से किसका हुआ, तो देखिए वापस वही है, प्रोड्यूसर है और हाउस होल्ड है। मेरे पास इकोनॉमिक में दो ही सेक्टर्स हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड ने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। सबसे पहले हाउस होल्ड ने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर किस पे किया उसने, गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूसर के थ्रू प्रोवाइड की गई थी उन गुड्स एंड सर्विसेज पर हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर किया। उसने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो परचेज किए। तो उसके बाद इसने उसको क्या किया, सेल किया। क्या सेल किया इसने, गुड्स और सर्विसेज इसने इसको सेल करी। तो फ्लो यहाँ से हुआ, इसने एक्सपेंडिचर दिया तो इसने इसको क्या दे दी, कमोडिटीज और सर्विसेज दे दी। आगे देखिए कि सेल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड से क्या ट्रांसफर हुए प्रोड्यूसर सेक्टर्स को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड से ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ से हाउस होल्ड से ट्रांसफर हुए प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोड्यूसर ने वापस फैक्टर पेमेंट किया है, जो भी फैक्टर उसने हायर किया है उसने उसका पेमेंट किया। तो इस स्टाइल से इकोनॉमिक में सर्कुलर मॉडल, सर्कुलर फ्लो मॉडल आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि इकोनॉमिक में ऐसा सर्कुलेशन कंटिन्यूस चलता है। यहाँ से इनकमिंग होती है, वहाँ से आउटगोइंग होती है, यहाँ से इनकमिंग होती है, यहाँ से वापस इकोनॉमिक में जो है वो आउटगोइंग कंटिन्यूस चलती रहती है। तो ये आपका एक सर्कुलर फ्लो मॉडल है जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि किस स्टाइल से कमोडिटी, सर्विसेज और इनकम का फ्लो होता है, किस स्टाइल से रियल फ्लो और आपका मनी फ्लो जो है वो इकोनॉमिक में चल रहा है। अब इसकी एजम्पशंस क्या है, ये जो मॉडल बनाया गया है इसके एजम्पशन में सबसे पहला ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, ऐसा अज्यूम किया गया है कि इकोनॉमिक में ओनली दो ही सेक्टर है। पहला है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर और सेकंड है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। बस ये दो ही सेक्टर है, कोई एक्सटर्नल सेक्टर नहीं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं। ऐसा इन्होंने एज्यूम किया है कि दो ही सेक्टर होने की वजह से रिसोर्सेज का और मनी का फ्लक्चुएशन जो होगा वो इस स्टाइल से होगा। उसके बाद ये सेकंड अजम्पशन है कि हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम, ऐसा माना गया है कि हाउस होल्ड ने अपनी पूरी इनकम को खर्च कर दिया है, देयर
देयर इज नो सेविंग इन इकोनॉमी, किसी प्रकार की कोई भी बचते इकोनॉमी में नहीं है। सेकंड अजम्पशन इसकी, पहली अजम्पशन टू सेक्टर की थी, दूसरा यह था कि हाउस होल्ड जो है वो अपनी एंटायर इनकम को एक्सपेंड कर देता है अपनी सर्विसेज, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, देन देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो होगा नो सेविंग रहेगी। उसके बाद इकोनॉमिक को माना है कि इकोनॉमी इज ए क्लोज्ड इकोनॉमी, नो एंट्री, नो एग्जिट, नो एक्सपोर्ट, नो इंपोर्ट, जो भी कुछ इसी इकोनॉमिक में प्रोड्यूस हो रहा है एटलीस्ट आपको वही कंज्यूम करना है। आप बाहर से कुछ नहीं मंगा सकते, ना बाहर आप कुछ बेच सकते हो, यहीं की पब्लिक को सेल करना है और यहीं का प्रोडक्शन आपको परचेज करना है। तो यहाँ पर है कि इकोनॉमिक को एज्यूम किया है कि इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी, किसी स्टाइल की कोई भी एंट्री और एग्जिट गुड्स और सर्विसेज की वहाँ नहीं होती है, और नो गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ अवेलेबल ही नहीं है किसी भी स्टाइल का। तो आपका थर्ड और फोर्थ सेक्टर यहाँ नहीं है, एक्सटर्नल सेक्टर भी नहीं है और गवर्नमेंट सेक्टर भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो दीज आर द एजम्पशंस ऑफ दिस मॉडल। सर्कुलर फ्लो जो ये मॉडल है उसकी आपकी ये एजम्पशन है। अब इस मॉडल के बिहाफ पे क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, ये जो मॉडल बनाया तो उसके बिहाफ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं वो एक्सप्लेन किया गया है। तो इस मॉडल ने कुछ ऑब्जर्वेशन ऑफर की है। सबसे पहला फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म, कि फर्म कुछ फैक्टर को पेमेंट करती है। देखिए आप, फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म, फर्म के थ्रू जो फैक्टर पेमेंट किया इट इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन बाय फर्म। पहला ऑब्जर्वेशन ये आया कि यहाँ पर जो पेमेंट किया गया रिसोर्सेज को, इट इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन, जो उसने वैल्यू एडिशन की ना ये उसके बराबर ही होगा। यानी कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 5,000 की लकड़ी ली, 10,000 का फर्नीचर सेल किया, इट मीन्स 5,000 की वैल्यू एडिशन की, तो ये मेरे थ्रू जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिया जाएगा वो 5,000 होगा। पहली बात क्लियर होगी, ये आया कि जो भी पेमेंट किया गया वो आपकी वैल्यू एडिशन के। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ इट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो भी कंज्यूमर या हाउस होल्ड सेक्टर जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, बोथ आर सेम, बीच में किसी स्टाइल का कोई भी गैप डिविएशन वो नहीं है, दोनों बिल्कुल इक्वल है। ये जो एक्सपेंडिचर करता है इसकी इनकम भी उतनी ही होती है। उसके बाद वैल्यू एडिशन इक्वल टू इनकम जनरेशन इक्वल टू एडिशन ए एक्सपेंडिचर। अब इसने क्या माना है कि ये जो वैल्यू इनकम हो गई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो मैंने पेमेंट किया इट मीन्स ये क्या हो गई उसकी इनकम, इनकम इज इक्वल टू किसके हो गया, वैल्यू एडिशन के हो गया, एंड वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेरी कोई सेविंग तो है नहीं, तो जितनी मेरी इनकम हुई उतनी मैंने खर्च कर दी। तो इस मॉडल के ऑब्जर्वेशन में ये शो हुआ है कि जितनी इनकम होती है उतनी ही वैल्यू एडिशन थी, और मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो उस वैल्यू एडिशन या मेरी इनकम के बिल्कुल बराबर है, किसी स्टाइल की कोई भी सेविंग जो है वो नहीं है। तो ये इस मॉडल के वो थे। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि एटलीस्ट इस मॉडल को अडॉप्ट करने के बिहाफ पे क्या इंपॉर्टेंस शो हो रही है। तो पहली इंपॉर्टेंस ये शो हो रही है कि इसके बिहाफ पे हम नेशनल इनकम को इजी गोइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मॉडल के एस्टिमेशन के बिहाफ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला तो यहाँ पर ये फैक्टर पेमेंट जो आप कर रहे हो ना उसके बिहाफ पे नेशनल इनकम कर सकते हो, क्योंकि फैक्टर के पेमेंट में कहीं ना कहीं आपका रेंट होगा, आपका प्रॉफिट जो आपने लिया वो होगा, आपका जो है इंटरेस्ट होगा, और आपकी वेजेस और सैलरी होगी, और इन सबको ऐड करते देन इट इज इक्वल टू इनकम, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में यही होता है, इनकम मेथड में यही होता है। तो ये हो गया। अब अगर आपको सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट मीन्स आपने जो कुछ प्रोड्यूस किया आप वही सेल करोगे, तो जो आपने प्रोड्यूस किया वो भी क्या होगा टोटल, वो भी आपकी नेशनल इनकम के बराबर हो सकते हैं। जो टोटल एक्सपेंडिचर इसने किया वो एक्सपेंडिचर भी में भी पॉसिबल क्या हो सकता है आपका उसके बराबर हो सकता है। तो इस मॉडल के थ्रू हम कहीं ना कहीं किसी भी मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं। और लास्ट दो ही इंपॉर्टेंस है, एक तो नेशनल इनकम में जो है ये हेल्पफुल है, दूसरा ये इंटरडिपेंडेंस को शो करता है कि हाउ दीज फोर सेक्टर आर इंटरडिपेंड टू ईच अदर। तो फोर तो था नहीं, टू सेक्टर है यहाँ पर, तो हाउ बोथ सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर, कि ये सेक्टर किस स्टाइल से एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ये हमें इस मॉडल के बिहाफ पे आता है। तो ये टॉपिक था आपके 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स का।
सेकंड टॉपिक है ये आपका। तो आपके अगर किसी भी स्टाइल से और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। कुछ नहीं समझ में आया या कुछ एक्स्ट्रा समझना आपको, वो भी आप इसमें बताने की कोशिश कीजिए।